बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने ऑडिट के हवाले से कुछ बातें समझी थी कि ऑडिट क्या है, ऑडिट कैसे कर सकते हैं हम लोग, एंड ऑडिट में क्या एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, उसका हमने पूरा डिस्कस किया था। उसमें आप लोगों का कोई सवाल? आज हम लोग अपनी उस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और एक एक करके हर एक चीज को जूम इन करेंगे और देखेंगे इसमें फर्दर क्या बात हो रही है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं वहां से कि ऑडिट के हवाले से आपको गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता है अकाउंटिंग के हवाले से आपको गाइडेंस कौन देता है? नॉर्मली जो हम लोग पढ़े होते हैं आईएफआरएस और आईएएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरीके से आपके पास कुछ ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो कि ग्लोबली यूज हो रहे होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स आपको इशू किए हैं आईएएसबी ने। आईएएसबी ने आपको ये स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं और इन स्टैंडर्ड्स को नॉर्मली कहा जाता है आईएसए। तभी अक्सर ऐसा होगा। अच्छा, आईएसए की फुल फॉर्म क्या है? आईएसए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अक्सर ऐसा होगा कि मैं आपको कोई चैप्टर, अब आपकी बुक के अंदर आपको चैप्टर 1 2 3 4 करके दिखेंगे नाम, लेकिन ऑडिट के स्टैंडर्ड्स में जो नाम है वो आइजा 200 है, आइजा 210 है, आइजा 220 है, आइजा 400, आइजा 450, मुख्तलिफ नाम है। क्या आपको ये नाम याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको फिर भी इनके नाम एहतियातन बताता रहूंगा ताकि जिंदगी में कभी भी कोई आपसे बोले कि आइजा 200 में क्या बात हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि आइजा 200 आपकी बुक में किस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले जो शुरू करेंगे ऑडिट वो आइजा 200 से करेंगे। आइजा 200 किस चीज को डील करता है? आइजा 200 आपको ये गाइड करता है कि एक ऑडिटर की और एक मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी। कल हमने ऑडिट की दुनिया समझी थी। ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले कौन आया? मैंने आपसे कहा था ये डायग्राम आपके पास पूरी जिंदगी रहेगी। ऑडिट की दुनिया यहाँ से शुरू हुई। ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया शेयर होल्डर। उसके बाद शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया बिजनेस चलाने के लिए? मैनेजमेंट को अपॉइंट किया। और मैनेजमेंट ने पूरे साल काम करने के बाद क्या बनाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस बेसिस पर बनाई? आईएफआरएस की बेसिस पर बनाई। फिर उनके काम को ऑडिट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ऑडिट का मतलब क्या समझा था हमने? वेरीफाई। उनके काम को वेरीफाई करने के लिए किसको हायर किया? ऑडिटर को हायर किया। और ऑडिटर ने आकर क्या वेरीफाई किया कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके बराबर है? आईएफआरएस के बराबर है। और इसके ऊपर एक चीज ऑब्टेन करी। क्या ऑब्टेन करी? सबूत। क्योंकि बात सुनो, इम्तियाज साहब थे कल हमारी एग्जाम्पल में शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पास आप लेकर गए, आपने बोला आपकी मैनेजमेंट ने सही अकाउंटिंग नहीं करी, तो अगला सवाल क्या करेगा वो? सबूत। वो बोलेगा तुम्हें कैसे पता? तो कहीं कोई आपसे ये सवाल ना कर ले कि सबूत दिखाओ, तो इसीलिए आपके लिए शर्त है कि आप एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। तो अगला काम ऑडिटर ने क्या किया? ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन किया और फिर वो एक कंक्लूजन पर पहुंच गया, वो एक बात पर आ गया, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं 100%। कसम खा के कहता हूं ऐसा होता है। कल हमने ये बात सीखी थी कि ऑडिटर ये नहीं कह सकता, ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि मैं कसम खा के कहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के बराबर बनी है। और इसका एक रीजन है। उसका एक रीजन क्या पढ़ा था हमने? एक रीजन, वो एक रीजन ये था, एसएसजीसी, सुई साउथर्न गैस कंपनी। आज कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिलीवर का नाम सुना है हमने? ये जो हेड एंड शोल्डर्स और ये सारी प्रोडक्ट्स बनाती है। सेफ गार्ड भी नहीं है शायद वाले पर। इनके कितने कस्टमर्स होंगे? बिलियंस की सेल है, करोड़ों कस्टमर्स होंगे। इन करोड़ों कस्टमर्स को जो इनवॉइसेस बनी है, इन करोड़ों कस्टमर को जो इनवॉइसेस बनी है, तो इन करोड़ों कस्टमर्स की इनवॉइसेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं एक एक इनवॉइस उठाकर। एक ऑडिट के ऊपर 10 12 20 बंदे जाते हैं। क्या वो 20 बंदे 1 2 महीने के अंदर बैठकर ये चेक कर सकते हैं कि ये 4 करोड़ इनवॉइसेस एफएस में आईएफआरएस के बराबर हैं या नहीं? आप इन 4 करोड़ इनवॉइसेस को वेरीफाई नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो आप 4 करोड़ में से कितनी देख लेंगे? 20 50 100, डिपेंड करता है
किस चीज पर कैसे सब आगे देखना है हमें। तो हमने ये कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है आईएफआरएस के बराबर 100% बनी है, कसम खा के कह रहा हूं। आप क्या बोलोगे, यार मैंने देखा है इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट, मतलब मैंने जितना देखा उस हिसाब से सब कुछ ठीक है। तो ये चीज हम क्या कहते हैं, इसे हमने इसे कहा रिपोर्टिंग। ऑडिट, यहां पर आकर एक ऑडिट की कहानी शुरू हुई और खत्म हुई। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ऑडिट की कहानी शुरू कहां से हुई? ऑडिट की कहानी शुरू हुई थ्री पार्टी रिलेशनशिप से। उस थ्री पार्टी रिलेशनशिप में सबसे पहले कौन आया? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया? मैनेजमेंट को। फिर उसके बाद ऑडिटर को। ऑडिटर को फिर उसके बाद ऑडिटर ने आकर क्या किया? ऑडिटर ने आकर पहले तो पूरे साल कुछ नहीं किया, ऑडिटर आकर बैठ गया। सबसे पहले दुनिया में मैनेजमेंट आई और मैनेजमेंट ने आकर क्या बनाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस बेसिस पर बनाई? आईएफआरएस की बेसिस पर बनाई। और फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए किसको बुलाया? ऑडिटर को बुलाया। मेरी इन बातों के अंदर आपको एक बात समझ में आई कि मैनेजमेंट हो या ऑडिटर, अपॉइंट कौन कर रहा है, बुला कौन रहा है? शेयर होल्डर बुला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट चलता है वो इसी बेसिस पर चलता है। पूरी दुनिया में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं और पूरी दुनिया में ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर कर रहे होते हैं। ऑडिटर ने आकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया, किस बुनियाद पे? आईएफआरएस की बुनियाद पे। कि क्या उसने सवाल क्या किया? उसने कहा कि क्या दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑन आईएफआरएस, और क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही होती हैं या नहीं। और इसके ऊपर क्या ऑब्टेन किया? एविडेंस लिया कि क्या ये बात सही भी है या नहीं है। और फिर आखिर में शेयर होल्डर को ले जाकर क्या दे दिया? एक अदद ऑडिट रिपोर्ट के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या आ रहा होगा? ओपिनियन आ रहा होगा। ओपिनियन दो तरह का होगा, या तो अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब सब कुछ ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या सीखा था हमने? कुछ खराबी है, थोड़ी बहुत खराबी है, सब कुछ खराब है, मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। यहां तक कोई सवाल? आज हम लोग जो स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है आइजा 200। अगेन एक बात रिपीट करूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि हमने आज आइजा 200 पढ़ा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं बात। आइजा 200 डील किस चीज को करता है, ये अहम बात है। आइजा 200 आपके पास डील कर रहा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले एक बात बताओ, जब दो लोग काम करने आ रहे हैं, आप मैनेजमेंट हो या ऑडिटर, तो क्या हम दोनों को सबसे पहले हमारी जिम्मेदारियां नहीं पता होनी चाहिए? आपकी क्या जिम्मेदारी है और मेरी क्या जिम्मेदारी है? अगर हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पता होंगी, अपने अपने काम पता होंगे, तो हम उस हिसाब से एक स्मूथ मैनर के अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है। आइजा 200 सबसे पहले डील करता है किस चीज से? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? शेयर। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, लॉजिकली सोचना है, कुछ याद नहीं करना। मैंने आपसे ये वादा किया है कि हम कुछ याद नहीं करेंगे, हम हर चीज के पीछे रीजन ढूंढेंगे। आपके पास कितने लोग हैं दुनिया में? कितने लोग हैं इस पूरी दुनिया में ऑडिट की? तीन लोग हैं। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। सबसे पहले कौन आया? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है? वो तो घर पे बैठा हुआ है मजे से पैसे लगा के। तो अल्टीमेटली उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है? नहीं। सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी आएगी? जब सबसे पहले दुनिया में काम करने की हैसियत से बात करूं, कौन आया? तो हमें सबसे पहले मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारियां बता दी गई। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, आप लोग बताओ, क्या लगता है? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना, बिजनेस को अच्छे से चलाना। अब जरा देखिएगा क्या जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल यही जिम्मेदारी है मैनेजमेंट। सबसे पहली मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है बिजनेस को अच्छे से चलाना। बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या है? टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कुछ बता देता हूँ। आप लोग अलहमद में एडमिशन के लिए आए होंगे जब कभी, तो आपसे इन्होंने क्या कहा होगा?
एडमिशन के लिए आए तो क्या कहा आपको, एक फॉर्म फिल करें, इसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स ला कर दें, ये फीस पे करें, इसका चालान ला के दें, और फिर आपको फाइल में बनाकर रख दें, कल से क्लासेज आ जाएगी। ऐसा ही हुआ। ये सब क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स। ऐसा भी तो हो सकता था कि आपसे कहा जाता कि यार पैसे मुझे कैश दे दो और बस किसी रिसीट की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता था ना। आपको, आपके पास क्या सबूत है कि आपने पैसे पे कर दिए, कोई सबूत ही नहीं होता। इसीलिए आपको एक रिसीट बना कर दी कि अगर कल को कोई आपसे सवाल करे कि पैसे पे किए थे, आप बोलोगे सर ये रिसीट है मेरे पास, हमने पैसे पे किए थे। तो ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स। कोई और एग्जांपल ले, कभी बैंक में बिल जमा करवाने गए, बैंक में बिल जमा करवाने जाते हैं तो फिर वो क्या कहता है आपसे, सर बिल लाएं। आप उसको बिल देते हैं, उसके साथ उसे पैसे देते हैं। वो क्या करता है, बिल को जमा करता है, पहले उसमें सिग्नेचर्स करता है और प्रिंट करता है, एंड देन आपको टेयर करके वापस कर देता है। जरा सोचें अगर वो सिग्नेचर ना करे, अगर वो सिग्नेचर ना करे, अगले महीने फिर से बिल आ जाए, आपके पास क्या सबूत है कि आपने बिल जमा करवा दिया। आपके पास क्या सबूत है कि आपने बिल जमा करवा दिया है, सर कोई सबूत नहीं है ना, उसने साइन ही नहीं करे। उसका साइन करना इज द एक्नॉलेजमेंट कि मैंने पैसे रिसीव कर लिए। बात समझ में आई। अब जरा सोचना, अगर ये इंटरनल कंट्रोल मौजूद नहीं होता तो क्या नुकसान होता। आपके पैसे जाते, आप नाराज होते, और कस्टमर का नाराज होना बिजनेस अफोर्ड कर सकता है, अगली दफा आप एसएचजी से गैस लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं ताकि मेरा बिजनेस कैसे अच्छे से ऑपरेट कर सके। अब ये इंटरनल कंट्रोल्स बनाना लगाना किसकी जिम्मेदारी है, शेयर होल्डर की, ऑडिटर की, नहीं सर किसकी, क्योंकि पूरा साल बिजनेस कौन कर रहा है। तो सर सबसे पहली जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट क्या, इंटरनल कंट्रोल्स। एक लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। इस पर एक बहस हो सकती है। मैनेजमेंट जो इंटरनल कंट्रोल लगाएगी वो तो इफेक्टिव ही होंगे ना। क्या आप कभी अपने काम को गलत बोलोगे, मैनेजमेंट तो बोलेगी मैं जो इंटरनल कंट्रोल लगा रहा हूँ वो सबसे बेहतरीन है। ऑडिटर आकर ये चेक कर सकता है, सुनना जरा, ये चेक कर सकता है और बोल सकता है कि आपके इंटरनल कंट्रोल शायद इफेक्टिव नहीं है। मेरी बात समझ में आई कुछ। टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स। आपने इंटरनल कंट्रोल्स बना लिए, आपने इंटरनल कंट्रोल्स लगा लिए, पूरे साल बिजनेस किया अच्छे से मजे से, 31 दिसंबर आया, ईयर एंड, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर आया। 31 दिसंबर को ईयर एंड के बाद अब अगला काम क्या बनता है मैनेजमेंट का, अगली जिम्मेदारी क्या है मैनेजमेंट की। मैंने कहा था ये डायग्राम हमेशा याद आएगी आपको। मैनेजमेंट का अगला काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। तो अगला मैनेजमेंट का काम है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस, किस हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि पहले वो इंटरनल कंट्रोल्स लगाएगी ताकि बिजनेस को अच्छे से चला सके, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट की अगली जिम्मेदारी साल खत्म होने के बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है अपनी मर्जी से, फिर आईएफआरएस के साथ। यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनानी है, इसका मतलब गलत बना सकते हैं। क्या कभी आप बोलेंगे आपने मैनेजमेंट को काम किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर लाओ, मैनेजमेंट ने कहा गलत बना दी, क्या ये बात लॉजिकल है, नहीं है। तो ये बात हमेशा कुछ समझने वाली है। मैनेजमेंट ने दो काम कर लिए, अब मैनेजमेंट की तीसरी जिम्मेदारी क्या होगी जरा सुनिएगा। जब इन सब के बाद ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, अब किसकी एंट्री हो रही है, ऑडिटर आकर क्या करेगा, एविडेंस मांगेगा या एविडेंस ढूंढेगा। दोनों बातों में फर्क है। एविडेंस मांगेगा और एविडेंस ढूंढेगा में जमीन आसमान का फर्क है। मांगेगा का मतलब है कि मैं मैनेजमेंट से आकर ही कह रहा हूँ यार सबूत दिखा दो, क्या मैनेजमेंट आपको कभी सबूत देगी, क्या मैनेजमेंट आपको बोलेगी वो कल इम्तियाज साहब के साथ जो हुआ, कल मैनेजमेंट ने, अकाउंटेंट ने आपको बताया था कि मैंने 20 रुपए का गलत रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है,
क्या उस अकाउंटेंट ने आपको बताया था कि मैंने तो 400 रुपए का फ्रॉड किया है? नहीं बताया था। तो क्या मैनेजमेंट कभी आपको एविडेंस देगी? एविडेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अब मेरा आपसे सवाल है, एविडेंस ढूंढने के लिए भी एक शर्त है, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन आप किससे लेंगे? मैनेजमेंट से। तो तीसरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की ऑडिटर ने लगाई कि आपने ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, बिल्कुल सही सलामत, उसमें कोई दो नंबरी नहीं करनी। अच्छा जी, हमने बात करी सबसे पहले मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारियां। जब दुनिया में सबसे पहले मैनेजमेंट आई तो हमने कहा जिम्मेदारियों में सबसे पहले किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी है टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल्स। उसके बाद अगली जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विथ, और फिर तीसरी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। सही सलामत आप उनको सारी इंफॉर्मेशन देंगे और फिर अब आप साइड हो जाएंगे। अब अगला काम किसका शुरू होता है? अगला काम किसका शुरू होता है? अब ऑडिटर आ गया दुनिया के अंदर। जब ऑडिटर आया दुनिया में तो अब वो किसकी जिम्मेदारियां बता रहा है? उसने कहा देखो मैंने इनको तो गाइड कर दिया कि इन्होंने क्या क्या काम करना है, अब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। आप एज एन ऑडिटर क्या क्या काम कर रहे होंगे? तो एज एन ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी सिर्फ एक सादी सी जिम्मेदारी है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज के ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है आपने? कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस हिसाब से बनी है? आईएफआरएस के हिसाब से बनी है। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है? आपकी जिम्मेदारी है कि आपने रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं है। हमने कल एक बात सीखी थी कि आपके पास अश्योरेंस कितने तरह की होती हैं? तीन तरह की। एक होती है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, और फिर एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब कसम खा के कह रहा हूं सब कुछ सही है, लेकिन अभी हमने सीखा कि हम ऐसा नहीं बोल सकते। रीजनेबल एश्योरेंस दे देता हूं कि मैंने जितना देखा उतना सब कुछ ठीक है। तो अब ऑडिटर के लिए रीजनेबल एश्योरेंस ही क्या है? सबसे अच्छी है, वो इससे ऊपर कुछ नहीं कह सकता। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस विच इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरे लिए एज एन ऑडिटर इससे ज्यादा अश्योरेंस और कुछ भी नहीं हो सकती? तो आपका अगला सवाल होना चाहिए सर क्यों नहीं हो सकती? विच इज द हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट द एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये बात हमने सीखी। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं हो सकती। मैंने आपको कल एक रीजन बताया था, आज मैं आपको तीन और रीजन बताऊंगा। बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो भाई आपने बोला एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं हो सकती, तो क्या ऐसे ही बस दिल नहीं चाह रहा? नहीं सर, कोई ना कोई रीजन है। वो रीजन क्या है? बिकॉज देयर आर इनहेरेंट
लिमिटेशंस। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मुश्किल अल्फाज अपने पास नोट डाउन करते रहेंगे आप लोग। ऐसी बात हुई थी हमारी कल कोई, तो बराए मेहरबानी वो नोट करते रहें। उनमें से एक मुश्किल अल्फाज अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आपको वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ती रहेगी, मैं आपसे पूछता रहूंगा और इनसे फेमिलियर होने में आपको टाइम लगेगा। फेमिलियर होने के लिए शर्त ये है कि आपके पास ये लिखे हुए हों, तो अगर आप इनको देखेंगे लिखे हुए होंगे तो आपको याद आएंगे। तो हमारे लिए कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस? क्या मतलब होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस का? सर ये वो रुकावट है जिसकी वजह से मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। यही वो मसला है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं क्या दूंगा, रीजनेबल अश्योरेंस। मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस आपको नहीं दे सकता। तो आए अभी हम देखते हैं कि ऐसी क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी। लिमिटेशन का मतलब रुकावट, इनहेरेंट का मतलब क्या है? इनहेरेंट का मतलब है ऐसी रुकावट जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये बचपन से बुनियादी तौर पे नेचुरली एग्जिस्ट करती है, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो आए देखते हैं कि वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली इनहेरेंट लिमिटेशंस आपके पास है एस्टिमेट्स। क्या मतलब? एस्टिमेट्स मेरे लिए एक इनहेरेंट लिमिटेशंस क्यों है? मुझे एक बात बताएं कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उसके अंदर एक अमाउंट आ रहा होता है डेप्रिसिएशन का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती है ना हम लोगों को, तो आए एक बनाकर देख लेते हैं, काम करते हैं, पता चल जाएगा कि हमें वाकई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती है या हम भूल चुके हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बात करी हमने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अज्यूम करता हूं मैं, मेरे पास एक फिगर आ रही है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होती है? ठीक है, अज्यूम करता हूं मैं स्ट्रेट लाइन, आसान आसान रखते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम करता हूं। आपने बोला कि सर एक एसेट खरीदा था 100 रुपए का, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई पर? सही है। अचानक से मैनेजमेंट का इरादा हुआ कि यार मुझे ये एक्सपेंस जरा बढ़ाना है, मुझे ये एक्सपेंस बढ़ाना है। तो अब आप मैनेजमेंट हो, जरा सोचो कैसे हेर फेर करोगे। आप बोलोगे एक काम करो, मेरी नहीं यूजफुल लाइफ है 2 साल। बढ़ गया एक्सपेंस, हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब, करो चैलेंज। करें चैलेंज। किसी फाइनेंशियल किसी आईएफआरएस के स्टैंडर्ड में ये बात लिखी है कि यूजफुल लाइफ 10 साल होगी या 2 साल होगी? फिर कैसे चैलेंज करेंगे आप लोग? आपने डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज करना है? ये क्या है? ये पॉलिसी है या एस्टीमेट है? एस्टीमेट है। आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे रखना है या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है? पॉलिसी है एस्टीमेट है? पॉलिसी है। पॉलिसी और एस्टीमेट में फर्क क्या होता है? एस्टीमेट और पॉलिसी को डील कौन सा स्टैंडर्ड करता है? आईएस 8। आई डोंट रिमेम्बर। आपका वो नहीं है पास अकाउंटिंग? आपने अकाउंटिंग अटेम्प्ट नहीं किया? कोई बात नहीं, भूल जाते हैं यार, इंसान है। IS 8 एस्टिमेट्स को डील नहीं करता, नहीं करता। अच्छा चलो चलो, सुनो सुनो, मैं बताता हूँ क्या है। अकाउंट IS 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डील नहीं करता। IS 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के चेंज को डील करता है। IS 8 आपको नहीं बताता कि डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होना चाहिए। ये आपको कौन बताता है? IS 16 बताता है।
तो IS 8 आपको ये नहीं बताता कि एस्टिमेट क्या होना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट। IS 8 आपको गाइड करता है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाते हैं या अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज लाते हैं, उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए बेस्ट एस्टिमेट क्या होना चाहिए आपको बताया IS 8 ने, बताते हैं। IS 16 गाइड करेगा, IS 16 गाइड करेगा कि आपने डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करते हैं, उसने गाइडेंस दी है इसके ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन की बात करूं, इंटेंजिबल एसेट पढ़ा है IS 38, अगर मैं उसकी अमोर्टाइजेशन की बात करूं तो उसको कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है, IS 38। उसके ऊपर जो चार्ज होती है अमोर्टाइजेशन, वो भी एक एस्टिमेट है, मानते हो। उस एस्टिमेट को कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है, IS 38। IS 38 मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा ये चीजें, क्योंकि ये हमें ऑडिट में हेल्प कर रही होंगी काफी ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा IFRS 9 पढ़ा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एस्टिमेट्स का इस्तेमाल होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एस्टिमेट्स का इस्तेमाल होता है। आप लोग रिसीवेबल्स के ऊपर बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, तो वो प्रोविजन जो आप बनाते हैं वो IFRS 9 के अंडर बनाते हैं। अभी तक आपने ये बात कनेक्ट नहीं करी, क्योंकि आप ये एडवांस लेवल पर कनेक्ट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोविजन आप IFRS 9 के हिसाब से बनाते हैं। तो ये प्रोविजन एक एस्टिमेट है, प्रोविजन एक एस्टिमेट है। तो ये प्रोविजन का एस्टिमेट के ऊपर आपको गाइडेंस कौन दे रहा है, IS 8 या IFRS 9, IFRS 9। तो कभी भी कोई आपसे सवाल करे कि एस्टिमेट को कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है या पॉलिसी को कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है, तो इसके लिए कोई अलग से स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ, बल्कि वो रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बता रहा होता है कि जैसे IS 16 बताएगा कि मेरे अंदर अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो कैसे करनी है, IS 38 बताएगा कि अगर किसी इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करना है तो कैसे करना है, IS 16 बताएगा कि मेरे लिए कोई रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट है या पॉलिसी है, एस्टिमेट। तो ये एस्टिमेट आपको कौन बताता है, IS 16 बताता है। क्लियर है एस्टिमेट किस तरीके से निकाला जाता है। अब मैं अपने सवाल पे वापस आता हूँ, एस्टिमेट और पॉलिसी में डिफरेंस क्या है। तो आपने कहा कि एस्टिमेट का चेंज प्रोस्पेक्टिवली होता है, पॉलिसी का चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। ये तो आपने उसके चेंज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई, लेकिन मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये एस्टिमेट है और ये पॉलिसी। एक बात हमेशा याद रख लो, पूरी जिंदगी काम आएगी, एस्टिमेट में चॉइस नहीं होती, एस्टिमेट में चॉइस नहीं होती, पॉलिसी में आपके पास चॉइस है। कभी आपने कोई सवाल ऐसा किया जिसमें आपको कहा हो कि डेप्रिसिएशन मेथड आपकी मर्जी है, जो दिल चाहे आप कर लो, कभी आपने ऐसा कोई सवाल किया, नहीं। अब जरा सुनना, डेप्रिसिएशन किस तरीके से डिसाइड होती है। मेरे पास एक एसेट है, मेरे पास एक एसेट है, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, उसकी कॉस्ट है ₹100 या चलो 200 मिलियन, सही है। अब मुझे बताओ डेप्रिशिएट किस तरह से करोगे, बेनिफिट्स किस तरीके से ले रहे हैं। अगर मैं उससे बेनिफिट्स कंसिस्टेंटली हर साल ले रहा हूं तो मैं उसको किस तरीके से डेप्रिशिएट करूंगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर मैं उससे बेनिफिट्स ले रहा हूं, पहले साल ज्यादा, दूसरे साल कम, तीसरे साल और कम, चौथे साल और कम, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और अगर मैं उससे बेनिफिट्स ले रहा हूं, किसी साल 1 यूनिट बनाकर, किसी साल 1000 यूनिट बनाकर, तो मैं प्रोडक्ट यूनिट मेथड की बेसिस पर डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। मेरे बात पे दोबारा गौर करना, ये आपके पास चॉइस थी या आपके सरकमस्टेंसेस ने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करनी है। एस्टिमेट में कभी भी चॉइस नहीं। लेकिन अब मेरे सवाल पे दोबारा गौर करना, फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल, कौन सा मॉडल, ये आपकी मर्जी है। IS 16 ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, आपकी मर्जी, आप फेयर वैल्यू मॉडल लो, आपकी मर्जी है या कॉस्ट मॉडल लो, लेकिन बस कंसिस्टेंसी का ख्याल रखो, सही है। उसने आपको चॉइस दी है ना, तभी IS 8 में उसने कहा है कि अगर अपनी मर्जी को आगे पीछे करो तो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना, क्योंकि वहां आपकी मर्जी है। और जहां आपकी मर्जी इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहां पर आप क्या कर सकते हो, फ्रॉड कर सकते हो, आप 2 नंबरी कर सकते हो, आप धोखा दे सकते हो। तभी उसने कहा है कि धोखा देने की कोशिश मत करना। अगर 2022 में फेयर वैल्यू पर लाओ तो 2021 को भी लाना, 20 को भी लाना, 19 को भी लाना, ऐसा ही होता है ना, ताकि एक कंसिस्टेंसी नजर आए।
लेकिन अगर 2022 में खड़े होकर आपकी डेप्रिसिएशन के एस्टिमेट में कोई चेंज आता है, तो क्या उसको पहले से अकाउंट फॉर करते हो, रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करते हो? क्यों नहीं करते? क्योंकि 2020 में तो आपका एस्टिमेट चेंज हुआ ही नहीं। एस्टिमेट में चॉइस नहीं होती, पॉलिसी में चॉइस। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। आपको तो फिर अब पता चल गया, आपसे बहुत सारे सीनियर्स होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि एस्टिमेट और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है। एस्टिमेट कैसे डिटरमाइन करते हैं? 99% स्टूडेंट का जवाब यही होता है जो आपने दिया था कि एस्टिमेट्स को कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? IS 8। IS 8 एस्टिमेट्स को डील नहीं करता, बल्कि वो चेंज के ऊपर गाइड करता है। अगर आपने बोला कि मुझे एस्टिमेट चेंज करना है, तो वो आपको बताएगा कि चेंज किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है। अगर पॉलिसी का चेंज है तो रेट्रोस्पेक्टिव, अगर एस्टिमेट का चेंज है तो, और इसके पीछे रीजन भी मैंने आपको बताया। पॉलिसी में चेंज आपकी मर्जी है, तो अगर आप अपनी मर्जी से कोई चेंज करेंगे तो पिछले सालों को भी कंसिस्टेंट करके दिखाओ। अगर एस्टिमेट में कोई चेंज आएगा, पॉलिसी में चेंज करोगे, एस्टिमेट में चेंज आएगा, आपकी मर्जी नहीं है। अगर एस्टिमेट में कोई चेंज आएगा तो पिछले सालों में देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप आगे आने वाले सालों में उस चेंज के इम्पैक्ट को अकाउंट फॉर कर लोगे। ठीक है, तो आपने कहा सर 2020 के एस्टिमेट को चेंज क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि 2020 के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वही आपका बेस्ट एस्टिमेट था। बात समझ में आई? एक और सवाल कर लो, एक और सवाल कर लो। अगर 2022 में पता चला कि 2020 का एस्टिमेट ही गलत था, तो ये क्या है? सही बोलो, क्या? ये एरर है। तो जो IS 8 में एक और बात पड़ी थी ना कि एरर्स को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, तो अगर 2022 में पता चला कि 2020 की डेप्रिसिएशन ही गलत कैलकुलेट हुई थी, क्योंकि मैंने एस्टिमेट गलत लिया था, मैंने एस्टिमेट गलत लिया था, उस वक्त की डेप्रिसिएशन फॉर सपोज 100 रुपए थी, जायज, मैंने 120 रुपए चार्ज कर दी, तो ये क्या है? ये आपके पास एक अदद एरर है, और एरर की रेक्टिफिकेशन भी हर चीज के पीछे एक रीजन है, लॉजिकल। स्टैंडर्ड याद करने की चीज नहीं है, स्टैंडर्ड समझने की चीज है। आपका सवाल था कुछ? सही है। दो अलग अलग बातें। आपने कहा मुझे लग रहा है और सवाल कर सकता है। देखो, सवाल कर सकता है वाली बात तो ऑडिट में आएगी ना, वो तो मैं बताऊंगा आपको कि एस्टिमेट को मैंने इनहेरेंट लिमिटेशन क्यों कहा। लेकिन पहली शर्त थी कि मैं आपको एस्टिमेट पॉलिसी अच्छे से समझाऊं। जब आपको ये समझ आएगा कि एस्टिमेट पॉलिसी है क्या, वरना आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे एस्टिमेट का चेंज, प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी का चेंज, रेट्रोस्पेक्टिव, इतना पता होगा। जब तक आपको ये नहीं पता कि एस्टिमेट क्या है, पॉलिसी क्या है, इन दोनों को कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, फिर अगर इसमें कोई चेंज आता है तो कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, पास्ट में कोई मसला आ गया तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, ये चीज अब आपको पता चल गई। अब आपका अगला सवाल कि ये हमारी मर्जी है, तो हमारी मर्जी नहीं है। आपने कहा मुझे लग रहा है, तो लग रहा है का मतलब यही ना कि चॉइस नहीं है। आपके ऊपर अचानक से एक बात आई कि अब आपने इस मशीन को डेप्रिशिएट करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, तो क्या आपका दिल चाह रहा था? आपने कहा सर पहले साल मेरा यूज ज्यादा है, दूसरे साल यूज कम है, तीसरे साल यूज कम है, चौथे साल यूज, अगर आपका यूज इस तरह से डिमिनिश हो रहा है, तो क्या आप स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हो? यह आपके लिए गलत है। ऑडिटर अगर आपको चैलेंज करेगा कि आपका एस्टिमेट सही नहीं है, और अगर आपका एस्टिमेट सही नहीं है तो मैं आपसे आपका एस्टिमेट चेंज करवा सकता हूं। लेकिन अगर आपने बोला कि मैं फेयर वैल्यू मॉडल पे रखूं या कॉस्ट मॉडल पे रखूं, तो क्या मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं? मैं सिर्फ आपको बोलूंगा जो भी रखो, लेकिन कंसिस्टेंटली रखना, रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर देना, कंसिस्टेंटली उसको अकाउंट कर देना। पॉलिसी की कोई और एग्जांपल चाहिए? नहीं चाहिए? पॉलिसी की कोई और एग्जांपल? IS 2 में इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के कितने तरीके हैं? एक कॉस्ट है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV के ऊपर, तो ये हमारे पास पॉलिसी है, ये हमारे पास पॉलिसी नहीं है। इन्वेंट्री को NRV पे रखना है या कॉस्ट पे रखना है, ये आपकी मर्जी है, बल्कि लोअर पे रखना है, ये आपके ऊपर लाजिम है।
इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन इन्वेंट्री को वैल्यू करने के कुछ मेथड्स हैं, याद करो। फीफो, एफओ, लीफो, लीफो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, फीफो और एफओ एप्लीकेबल है। ये दोनों क्या है आपके लिए? पॉलिसीज। आप दोनों रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर कोई लाजमी नहीं है। लेकिन साल के आखिर में एफओ पे हो या फीफो पे हो, वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। इसमें कोई ऑप्शन है? उसने कह दिया भाई कॉस्ट पे करोगे या एनआरवी पे, ऐसा कुछ कहा है उसने? उसने कहा लोअर पे करना दोनों पे। तो ये आपके लिए एस्टिमेट है। और पीफो एंड एफ को आपके लिए क्या है? और कोई सवाल? एस्टिमेट समझ में आए? एस्टिमेट समझ में आ गया अच्छे से आज? चलो अच्छी बात है, दुनिया में कोई भी एस्टिमेट से सवाल कर लेगा, जवाब दे सकते हो। तो मैंने क्यों पढ़ाया आपको? क्योंकि यहाँ पर बहस होगी इसके ऊपर बहुत ज्यादा। ऑडिट में आपको एक सिनेरियो दे सकता है वो, कि बताओ ये मसला निकल के आया, आप क्या करोगे? आप सिर्फ ये बोल के आ जाओगे एस्टिमेट का चेंज है, प्रोस्पेक्टिवली कर लो। लेकिन एस्टिमेट्स का चेंज कैसे चैलेंज करोगे आप, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? अभी आपने मुझे एक बात बताई, एस्टिमेट्स का चेंज क्या होता है? प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होता है। लेकिन मैंने बोल दिया रेट्रोस्पेक्टिवली भी होता है। कैसे? अगर पास्ट में एस्टिमेट गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ था, तो ये एस्टिमेट का चेंज नहीं है, बल्कि ये एक अदद एरर है, और इसकी एडजस्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली करनी पड़ेगी। कोई भी सवाल है पूछ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं ऑडिट पे वापस आ रहा हूँ। अभी मैंने अकाउंटिंग पढ़ाई है इसकी, तो एज आई सेड कि मैं ऑडिट के साथ ये अकाउंटिंग की चीजें भी रिवाइज कराता रहूंगा, क्योंकि जाहिर है हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती। अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, और मैंने एक बात कही कि एस्टिमेट्स मेरे लिए क्या है? एक अदद इनहेरेंट लिमिटेशन है। मतलब ये वो बला है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। और क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैनेजमेंट बोलेगी कि मेरे लिए तो एस्टिमेट, मुझे लग रहा है कि मैं 10 साल पे डेप्रिशिएट करूं, मुझे लग रहा है मैं 2 साल पे डेप्रिशिएट करूं। आप क्या चैलेंज करेंगे मैनेजमेंट? मैनेजमेंट बोलेगी कि मेरे लिए तो बेस्ट मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, क्योंकि मैं पहले साल ज्यादा कंजम्पशन करता हूँ, दूसरे साल कम, तीसरे साल कम, चौथे साल कम। तो आप अक्सर आकर फंस जाएंगे और उनके एस्टिमेट्स को चैलेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? अगेन मैंने कहा कि कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर वो आपको खामोश करवा देंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा जजमेंटल मैटर आ जाता है, बहुत ज्यादा जजमेंटल मैटर आ जाता है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। 100 रुपए इसकी वैल्यू है, इसमें से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हो, वो क्या है? जो आपको आखिर में रिकवर होगी। रेजिडुअल वैल्यू इटसेल्फ क्या है? एस्टिमेट है, मैनेजमेंट का अंदाजा है ना। या कोई वादा है, आज किसी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं इसके 20 रुपए दे के जाऊंगा। अगर किसी ने वादा किया, इससे अच्छी और बात क्या है? अगर किसी ने वादा कर लिया कि मैं 10 साल बाद 20 रुपए दूंगा, तो कितने पर रिकॉर्ड करोगे? सिंपल। ठीक है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने आपसे कोई वादा नहीं किया, तो 10 साल बाद ये एसेट कितने का बिकेगा? ये क्या है? एस्टिमेट है, आपका अंदाजा है। तो ये अंदाजा जब आप निकालेंगे, तो मैनेजमेंट कह सकती है कि मेरे हिसाब से 20 रुपए का बिकेगा। आप चैलेंज कर सकते हो कि नहीं नहीं, 40 रुपए का बेच के दिखाऊंगा, नहीं नहीं मैं तो 100 रुपए का बेचूंगा वापस। क्या ऐसा कोई चैलेंज कर सकते हो आप मैनेजमेंट को? नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पर मैनेजमेंट आपको इस तरह से खामोश करवा देगी। तभी एस्टिमेट्स को क्या कहा गया है? एक इनहेरेंट लिमिटेशन कहा गया है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीवेबल्स आ रहे होते हैं। वो रिसीवेबल्स अगर 100 रुपए के हैं, तो उसमें से हम माइनस करवाते हैं क्या? प्रोविजन। बैड डेट तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो भी नाम देना चाहे। आप लोग किस नाम से पढ़ेंगे इसे? अलाउंस फॉर, मैं जो चाहूँ, नहीं नहीं आप लोग बताएं ना, आप लोग जो सुनते हुए हैं मैं उसके हिसाब से कहूँ। अलाउंस फॉर रिसीवेबल, क्योंकि इसके हर तरह के नाम चलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर रिसीवेबल। जिसके साथ आप लोग ज्यादा दोस्ती रखते हुए हैं, हम उसके साथ पढ़ लेंगे। अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अज्यूम करता हूं मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया है 20 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर क्या नजर आ रहा होगा रिसीवेबल का? 80। सब मुत्तफिक है इस बात से। लेकिन ये 80 का नंबर ड्राइव कैसे हुआ?
100 में से 20 रुपए माइनस किए। तो देखो, मैं मैनेजमेंट हूँ, जरा सोचना, मैं मैनेजमेंट हूँ और मैनेजमेंट को फ्रॉड करना है, वही इम्तियाज साहब का अकाउंटेंट। तो उसको पता चल गया कि ये रेवेन्यू में मैंने फ्रॉड किया, इसने फौरन से पकड़ लिया। लेकिन मुझे अब फ्रॉड करना है किसी ऐसी जगह पे कि ये पकड़ ना सके। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रिसीवेबल को बढ़ा दूं, अगर मैं रिसीवेबल को इंक्रीज करके कर दूं 120, तो ऑडिटर पकड़ सकता है ना? ऑडिटर पकड़ सकता है। कैसे? अब ऑडिटर बन के सोचना है। हम एक क्लास में इतने मेच्योर हो जाने चाहिए, थोड़े बहुत, इतने कि मैं अभी पकड़ सकूं कि ये 20 रुपए की मिस स्टेटमेंट है। कैसे? बात सुनो, रिसीवेबल कब रिकॉर्ड होगा? जब रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा तो एंट्री क्या बनेगी? सही बता रहे हो, क्या बनेगी? सेल्स क्रेडिट होगी और रिसीवेबल। तो आप मैनेजमेंट से सिंपली बोलोगे इस 120 के अगेंस्ट रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हुआ होगा, तो मुझे उस 120 रुपए की इनवॉइसेस दिखा दो। 120 की इनवॉइसेस होंगी, कितने की होंगी? 100 रुपए की इनवॉइसेस अवेलेबल होंगी। तो आप यहाँ पर उनको बोलोगे शाबाश, ये होशियारी किसी और के सामने करना, हम तो F8 पास करके आए। ठीक है। अब उसने कहा तुम आओ F8 पास करके मैं तुम्हें दूसरी जगह से बताता हूँ। अब उसने अगली दफा होशियारी पता है कहाँ करी? उसने करी होशियारी अलाउंस फॉर, क्योंकि अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्या है? एस्टीमेट है। एस्टीमेट इज अंदाजा। तो मैनेजमेंट ने बोला यार मेरे अंदाजे के हिसाब से इस दफा का जो प्रोविजन है या इस दफा का जो अलाउंस है वो 20 रुपए नहीं बल्कि 5 रुपए। 5 रुपए क्या है? और रिसीवेबल वही है। तो अब मुझे बताओ मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया? अब साबित करो 5 रुपए गलत है। मैनेजमेंट बोल रही है भाई मेरे ये 6 कस्टमर हैं और ये 6 कस्टमर है, टाइम पे पैसे देंगे, बस ये एक मुझे लगता है ये पैसे नहीं देगा बंदा, बाकी 5 के 5 टाइम पे देंगे। तो मैंने उस एक का प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया, बाकी सब टाइम पे देते हुए आए हमेशा। अब क्या करोगे? बात समझ में आई? ऐसे मैनेजमेंट आपको खामोश करा देगी, जैसे अभी आप लोग खामोश हो गए। रिसीवेबल पे तो आप फौरन से बोल पड़े सर इनवॉइस दिखाओ, सर ये दिखाओ, लेकिन प्रोविजन पे आप कुछ बोल सकते हो? मैनेजमेंट ने बोला मेरा तो बेस्ट एस्टिमेट यही है। अगर आपको लगता है कि मेरा एस्टिमेट गलत है, चैलेंज कर दो, चैलेंज कर दो। करते रहोगे चैलेंज, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, साबित नहीं कर पाओगे। इसीलिए ऑडिट ने पहले ही बोल दिया एक बात कि भाई बात सुनो, यहाँ पर एक इनहेरेंट लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आप क्या नहीं दे सकते? एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप लोग नहीं दे सकते। दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन आपके पास क्या है? दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन है आपके पास फ्रॉड। दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन है आपके पास फ्रॉड। क्या मतलब है इस बात का? सर हुआ ये कि आप लोग आएंगे कब ऑडिट करने? साल के एंड में। साल एंड होने के भी बाद, उसके भी 10 दिन 15 दिन बाद आएंगे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएंगे। और कितने टाइम चलता है एक ऑडिट, कोई अंदाजा है आप लोगों को? एक ऑडिट नॉर्मली 3 महीने चलता है, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, वरना वो 2 महीने में उसका वर्किंग कंप्लीट होती है और 15 20 दिन रिव्यू के निकाल दो, और फिर रिपोर्ट वगैरह करने में 3 महीने लग जाते हैं, 3 साढ़े 3 महीने। तो इफेक्टिवली एक ऑडिट जो चलता है वो 2 महीने का काम चलता है। मैनेजमेंट कितने टाइम है उस कंपनी में? पूरा साल। पूरा साल। और शायद उनसे भी पहले से बुढ़े हो जाते हैं डायरेक्टर एक कंपनी के अंदर रहते रहते। आप लोग कितने टाइम के लिए आए हो? 2 महीने के लिए। मैनेजमेंट उस बिल्डिंग के अंदर पूरे साल बैठी हुई है, पूरे साल एक एक कोने से वाकिफ है, उसको पता है चोर दरवाजा कहाँ है, उसको पता है मेरे सिस्टम में कहाँ से कौन सा लूप होल एग्जिस्ट करता है। आप लोग 2 महीने के लिए आए हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 2 महीने के अंदर उन एक साल के होशियार लोगों को पकड़ सको? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ऑडिट ने आपको पहले एक बात कह दी, देखो क्योंकि मैनेजमेंट क्या कर रही होगी? मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है, इसीलिए फ्रॉड एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर लिया तो शायद आप लोग इस फ्रॉड को पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रॉड पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बात समझिएगा मेरी। मैंने ये नहीं बोला कि आप फ्रॉड बोलेंगे अच्छा फ्रॉड कर रही हो कोई बात नहीं यार कर लो अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपने अपनी कोशिश करनी है, लेकिन फ्रॉड पकड़ना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि फ्रॉड आपके लिए एक अदद इनहेरेंट लिमिटेशन है। और इसी वजह से आप क्या नहीं दे सकते? एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मैनेजमेंट पूरे साल बैठी हुई है,
उस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को सब पता है कि मैंने सेल्स किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, मैंने बगैर इनवॉइस के किस तरीके से उस गुड्स को डिस्पैच करवाना है। थोड़ी देर पहले भी किसने बोला था कि ये 20 रुपए की, आप लोगों ने बताई थी ना मुझे बात कि सर रेवेन्यू 100 रुपए का नहीं बल्कि 120 का रिकॉर्ड कर लिया। आप क्या बोलोगे मैनेजमेंट से? इनवॉइस दिखाओ। मैंने बोला ये लो 120 रुपए की इनवॉइस। फेक इनवॉइस नहीं बन सकती, बना दी आपको 20 रुपए की फेक इनवॉइस। अब बोलो अगली चीज क्या चाहिए? दो चार इनवॉइस वालों को ठीक है। कस्टमर्स से पूरा साल डील कौन करता है? मैनेजमेंट। तो मेरे कितनी देर का काम है कि मैं कस्टमर को बोलूंगा, एक फोन आएगा ऑडिटर की तरफ से, उसको जो वो बोले हाँ में हाँ मिला देना, अगले दफा तुम्हें 2 रुपए का डिस्काउंट मेरी तरफ से। और बताओ और क्या एविडेंस चाहिए? कुछ कुछ भी? क्या देखोगे? इन्वेंट्री डिस्पैच हुई है नहीं हुई है, ये देख लेते हैं। तो इन्वेंट्री जब डिस्पैच होती है तो भाई का सवाल, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसको कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। सुना है इसके बारे में? GDN। GRN रिसीविंग के टाइम बनता है, GDN बनता है डिस्पैच के टाइम। जब मेरे वेयर हाउस से इन्वेंट्री निकल रही होती है ना, तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ GDN। ये बनाना क्या है मेरे लिए? एक अदद इंटरनल कंट्रोल। और जब इन्वेंट्री रिसीव होती है तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ GRN, जब कि ये गुड्स रिसीव हो गई। GDN कौन बना रहा है? तो मुझे बताओ कितनी देर का काम है? 20 रुपए की गुड्स डिस्पैच हो गई। और बताओ और क्या चाहिए? कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए? नाम तो बताओ। सर पैसे दिखाएं मुझे, बैंक स्टेटमेंट में आए नहीं आए। पैसे दिखाओ मुझे, बैंक स्टेटमेंट में आए नहीं आए। तो बैंक स्टेटमेंट फेक बनाना कितनी देर का काम है मेरे लिए? सही है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट आपने करी, क्या प्रूफ करेंगे इससे आप? इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस और जो ड्यूरिंग द ईयर गुड्स बिकी हैं वो तो सेम नहीं होता ना। फ्रॉड, जब हम फ्रॉड का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना आगे जाकर, तो आपको मैं एक बात बताऊंगा, फ्रॉड प्रॉपर्ली प्लान्ड होता है। जब भी कभी फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड ऐसे ही नहीं होता कि मैनेजमेंट ने मुंह उठाया फ्रॉड कर लिया। फ्रॉड प्रॉपर्ली प्लान्ड होता है। अभी रिसेंट एक फ्रॉड फ्रॉड देखने में आया था मेरे, क्योंकि हमारी टीवी गई हुई थी। डालडा फूड्स का नाम सुना है? डालडा। तो डालडा के ऑडिट हमारे पास है, यूसुफ आदिल के पास। तो मेरे ही दोस्त वगैरह वहां पर होते थे। तो उन्होंने रिसेंटली एक फ्रॉड पकड़ा, एक बंदा था, 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था उसने। 4 करोड़ रुपए का, वो जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने साबित किया था, बाकी पीछे कितना है किसी को नहीं पता। और पता है उसने क्या फ्रॉड किया था? उसने फ्रॉड ये किया था कि डालडा फूड्स अपने सप्लायर से कुछ गुड्स खरीदता था। तो अज्यूम करते हैं कि वो गुड्स की कीमत है 100 रुपए। डालडा फूड्स का वो बंदा सप्लाई को मैनेज करता था, वो पता है क्या करता था? वो ये काम करता था कि वो अपने दोस्त को बोलता था कि तुम प्राइस कोट करो 150 रुपए। 150 रुपए। 150 रुपए की कोटेशन आती थी, कहता था एक्सेप्ट करवाना मेरी जिम्मेदारी। अब उस 150 रुपए के सामने दीगर सप्लायर की भी कोटेशन रखी होती थी। किसी ने 100 रुपए, किसी ने 90 रुपए, किसी ने 120 रुपए। उसूलन किसकी एक्सेप्ट होनी चाहिए? किसकी एक्सेप्ट होनी चाहिए? जी, किसकी एक्सेप्ट होनी चाहिए उसूलन? ज्यादा महंगी है सस्ती? सस्ती वाली 90 रुपीज वाली। यही कंट्रोल था डालडा में। बिल्कुल सही आप लोगों ने चीजें आइडेंटिफाई करी। लेकिन उस बंदे ने फ्रॉड ही यहीं पे किया। उसने ये सारी कोटेशन उठाई, PDF एडिटर में डाली, और जो 90 वाली कोटेशन थी उसको 200 का कर दिया, जो 120 वाली थी उसको 190 का कर दिया। सारी प्राइसिंग को चेंज कर दिया। और सबसे सस्ती कौन सी हो गई? 150 रुपए वाली। अल्टीमेटली कौन सी एक्सेप्ट हुई? और 50 रुपए का उसको कमीशन मिलता रहा। और ये उसने सालों तक किया और करोड़ों रुपए का उसने फ्रॉड कर लिया। ऑडिट नहीं हुआ डालडा का। डालडा इतनी बड़ी कंपनी है भाई, यूनिलीवर ने टेक ओवर किया था इसे, इसको स्ट्रक्चर किया था, इसके ऑडिटर्स हैं बहुत बड़े, लेकिन वो ये फ्रॉड नहीं पकड़ पाई। ये फ्रॉड किसने पकड़ा अल्टीमेटली? हमारे लोगों ने पकड़ा। सालों से ये चीज चल रही है। कैसे पकड़ा? ये पकड़ा ऐसे कि एक चीज होती है विसिल ब्लो। मतलब ये फ्रॉड कर रहे हैं, आप इसके दोस्त हो, तो आपको नहीं पता ये फ्रॉड कर रहा है, लेकिन आपको कुछ तजस्सुस महसूस हुआ। तो फर्म्स में या कंपनीज में एक पॉलिसी होती है विसिल ब्लोइंग की, कि आप अपनी बात ओपनली बता सकते हो और आपका नाम सामने नहीं आएगा। तो ऑडिटर्स को ये बात सुनने में आई थी कि सप्लाई में कोई मसला चल रहा है, ये नहीं पता था फ्रॉड हो रहा है।
तो टीम घुसी उस एरिया के अंदर, उन्होंने एक टेक्निक से उस बंदे का लैपटॉप पकड़ लिया। कैसे? उसके लैपटॉप में खराबी करवाई और आईटी वाले को सबमिट करवाए कि यार ये खराबी हो गई, सही कर देना। और आईटी वाले से वो लैपटॉप लेके आ गए 2-3 दिन के लिए, सारी चीजें वहां पर निकल के आ गई। प्लस जो सप्लायर था जिससे हर दफा गुड्स आ रही थी, वो एक ही बंदा आ रहा था। इन्होंने उसका एड्रेस निकाला, उसकी जगह पर पहुंचे तो पता चला वो तो उसी का फ्लैट था जहां पर उसके कपड़े टंगे हुए थे, सूख रहे थे। उन्होंने जाकर तस्वीरें बनाकर रिपोर्ट में दी, ऑडिट की, ऑडिट रिपोर्ट में, कि ये तो फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ है, यहाँ तो इसका फ्लैट है अपना। बात समझ में आई? तो मेरा सवाल ये था, क्यों नहीं पकड़ पाए ऑडिटर्स? क्योंकि फ्रॉड एक अदद इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या मैं जाकर उन ऑडिटर्स का गिरबान पकड़ूं जो सालों से ऑडिट कर रहे हैं, उन्होंने नहीं पकड़ा? वो बोलेंगे बात सुनो, फ्रॉड पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। क्योंकि फ्रॉड मेरे लिए क्या है? एक इनहेरेंट लिमिटेशन। समझ में आई? ये तो वो एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताई है जो हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आगे आती रहेंगी आपके साथ। अगला इनहेरेंट लिमिटेशन आपके लिए क्या है? अगली इनहेरेंट लिमिटेशन है आपके लिए, सर, शायद मैनेजमेंट may not provide all information। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 80 रुपए का और हकीकत में रेवेन्यू शायद 120 रुपए का। मैनेजमेंट ने आपको कहा ये लो 80 रुपए का रेवेन्यू है, ये 80 रुपए की इनवॉइसेस हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि और रेवेन्यू भी हुआ है? अगर आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं बताएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप किस पे डिपेंड कर रहे हो? मैनेजमेंट के ऊपर। आप सवाल किससे करोगे? मैनेजमेंट से। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे लोगे? आप रेवेन्यू में 100 हैं, 120 हैं, किससे पूछोगे? और उसके ऊपर एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे होगे। अगर मैनेजमेंट ही झूठी है, 2 नंबर है, और वो आपको इंफॉर्मेशन सारी नहीं देती, तो इस सूरत में आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ऑडिट ने आपको पहले ही कह दिया कि ये आपके लिए क्या है? एक अदद इनहेरेंट लिमिटेशन। चौथी चीज, ये वो चीज है जिस पर हमारी बात कल भी हुई थी, विच इज सैम्पलिंग। क्या मतलब है इस बात का, सैम्पलिंग का? सर, हमारे यहाँ बिजली आती है, कहाँ से आती है? हेस्को से, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई। माशाल्लाह सर। तो हेस्को से हमारे यहाँ बिजली कभी कभार आ जाती है, तो हर महीने बिल आता है। एक बिल। हैदराबाद में कितने घर हैं? करोड़ों घर हैं, फिर उनके बिल हैं। अंदाजा लगाओ, अगर 1 करोड़ घर भी हैं, अगर 1 करोड़ घर हैं और 1 करोड़ बिल हर महीने आते हैं, तो पूरे साल के कितने हो गए? 12 करोड़ बिल हैं। 12 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स एक ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है? 10 ऑडिटर कर सकते हैं? 20 ऑडिटर कर सकते हैं? 100 ऑडिटर की टीम लगा दूंगा तब भी? तो आपके लिए 12 करोड़ के बिल्स वेरीफाई करना जरूरी नहीं है। तो ऑडिट आपको कहता है कि भाई देखो, 12 करोड़ तो तुम कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। आप क्या कर सकते हो? आप 40, 50, 60 अच्छे अच्छे से बिल चेक कर लेना। अब वो अच्छे बिल किसे कहते हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन आपने जब 50 बिल देखे, तो आपने 50 बिल देखकर क्या बोला? ये 50 बिल ठीक है? या आपने बोला पूरा 12 करोड़ बिल्स ठीक है? आपने जो ओपिनियन दिया, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर दिया या सिर्फ 50 इनवॉइसेस पर दिया? 50 इनवॉइस पे दे रहे हो ओपिनियन? ओपिनियन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है। यूनिलीवर, यूनिलीवर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अरबों का रेवेन्यू है, बिलियंस का रेवेन्यू। तो उस बिलियंस के रेवेन्यू के नीचे जो ओपिनियन आ रहा है, क्या वो ओपिनियन ये बोल रहा है कि मैंने सिर्फ इसमें से 1000 रुपए का प्रॉफिट देखा है, वो 1000 रुपए ठीक है, बाकी जितना भी 20 अरब रुपए है वो मुझे नहीं पता? शेयर होल्डर बोलेगा चमाट दूं क्या रख के, मतलब मैंने तुम्हें पैसे किस चीज के दिए हैं? तुम लोग लाखों रुपए का खाना खा गए और उसके बाद ये बात कर रहे हो। तो ऑडिटर जो ओपिनियन देता है वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर देता है। तो इसीलिए रीजनेबल, हम बात ही तो ये कर रहे हैं सारी, कि रीजनेबल है क्यों, एब्सोल्यूट क्यों नहीं? क्योंकि आपने 12 करोड़ में से कितनी इनवॉइस देखी? 50। कितनी नहीं देखी? कितनी नहीं देखी? 11,99,99,950 इनवॉइसेज आपने नहीं देखी, और फिर भी आप कह रहे हो कि वो सब ठीक है। तो क्या आप ये कह सकते हो, कसम खा के कहता हूं, कि 12 करोड़ इनवॉइसेज सारी ठीक है? नहीं कह सकते। इसीलिए सैम्पलिंग आपके लिए एक अदद इनहेरेंट लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती है। सही है?
हमने इन 4 अल्फाज के ऊपर डिटेल बात करी है। तो आइंदा से अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाई एन ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो आपके पास क्या जवाब होगा? क्योंकि देयर आर फ्यू इनहेरेंट लिमिटेशंस, जिसमें से चंद क्या है? देखिए, इनहेरेंट लिमिटेशंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, फ्यू आर ऑफ देम। क्या फ्यू? एक, एस्टिमेट्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज एस्टिमेट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज आप बोलोगे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट पूरे साल वहां मौजूद है, मैं सिर्फ 2 महीने के लिए गया हूं। तीसरी चीज फ्रॉड के बाद, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट शायद आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। तीसरी चीज, चौथी चीज सर, चौथी चीज है कि आप जितना भी ऑडिट करते हैं वो किस तरह करते हैं? सैम्पलिंग की बेसिस पर कर रहे होते हैं। तो आप सैम्पलिंग में 50 इनवॉइसेस देखकर ये नहीं बोल सकते कि ये 50 ठीक है तो बाकी की 11 करोड़ 99 लाख जितने भी है वो सब भी ठीक है। ये है ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस। इसमें कोई सवाल है तो पूछो। कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो। गर्मी लगे तो बता दीजिएगा, मैं ऑन कर दूंगा आवाज, क्योंकि वैसी नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। गर्मी लगे तो बता दीजिए। हम्म। सही है। ओके। गुड। अच्छा सवाल किया, एक सवाल किया हमसे दिया, राइट? दिया ने एक सवाल किया कि सर, आपने कहा ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन, तो क्या इस ऑल इंफॉर्मेशन की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। आप उस कंपनी का ऑडिट करने गए हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप सब कुछ पूछ सकते हैं। आप मैनेजमेंट से जाकर पूछ सकते हैं, बताओ कि तुमने कौन से नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हैं कि बताओ तुम्हारी इस महीने की सेल्स क्या होने वाली है, तुमने ऐसी कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च की है कि तुम्हारी अगले साल की सेल्स डबल होने वाली है। आप ये सारे सवाल उनसे कर सकते हैं। तो आपका अगला सवाल कि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, यही वो चीज़ है जो कोड ऑफ एथिक्स में आप पढ़ेंगे आगे जाकर कि ऑडिटर के ऊपर कुछ पाबंदियां भी हैं। देखिए, जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास एक अमानत है। आप वो इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसका फायदा नहीं उठा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकता, आपके ऊपर पाबंदी है। कोड ऑफ एथिक्स में भी पाबंदी है, और जिस मुल्क में आप ऑडिट कर रहे हैं उस मुल्क में भी पाबंदी है। मैं पाकिस्तान में ठट्टा सीमेंट लिस्टेड कंपनी है, उसका ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं उसका शेयर नहीं खरीद सकता। करंटली मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, उसका नाम है जिल। कैप्री सोप का नाम सुना है आप लोगों ने? कैप्री, तो वो जिल वालों के हैं। तो जिल लिमिटेड का मैं अभी ऑडिट कर रहा हूँ, एक लिस्टेड कंपनी है, मैं उसका शेयर नहीं खरीद सकता, नहीं कर सकता। वही तो इनहेरेंट लिमिटेशन है, क्योंकि आप इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है आपका। भाई देखो, रेवेन्यू में आप बोलोगे इनवॉइसेस दे दो, 50 इनवॉइसेस मैनेजमेंट ने आपको दे दी। अगर मैनेजमेंट मना करे कि मैं इनवॉइसेस नहीं दे रही, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये तो हमने पढ़ा ना कल, ओपिनियन है कि मुझे सामान नहीं दिया मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट शेयर होल्डर को शिकायत कर दिया आकर। ये तो आप आकर लिमिटेड नहीं, कल ओपिनियन में पढ़ी थी ना हमने ये वाली बात, कि अगर आपको मैनेजमेंट काम नहीं करने दे, आपने मैनेजमेंट से बोला मुझे 50 इनवॉइसेस दो, मैनेजमेंट ने कहा नहीं दे रही, तो आप क्या बोलोगे आकर? कि ये मुझे इनवॉइसेस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो, यार मैनेजमेंट मुझे बात नहीं बता रही? शेयर होल्डर पूछेगा कौन सी बात नहीं बता रही, बोलेगा बस मुझे सारी बात नहीं बता रही। यार बात तो बताओ कौन सी नहीं बताई उसने। यार बस उसने सारी बातें नहीं बताई। तो अल्टीमेटली इस बात का कोई एंड नहीं। कौन सी बात नहीं बताई, अब ये तो बताएं हमें। कहानी समझ में आई? और कोई सवाल?
कोई भी सवाल। इंफॉर्मेशन चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको एक कंपनी की, जहां उसको एक इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बताया लेकिन एक इन्फॉर्मेशन पता चली, उसने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहा और एक्शन लिया, तो काम कर सकता है ऑडिटर। अगर वो इन्फॉर्मेशन उसको किसी और जगह से पता चल जाए तो वो बिल्कुल काम कर सकता है, लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशन ये है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन ही पता ना चले सारी। और कोई सवाल, कोई भी। लेगा, लेगा। आगे जाकर हम उसके ऊपर कि अगर मैनेजमेंट आपको काम ना करने दे, देखो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी, इसको आप साबित नहीं कर सकते, तभी मैंने कह दिया इसको इनहेरेंट लिमिटेशन। लेकिन अगर मैनेजमेंट आपको काम नहीं करने दे रही ना, फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे इनवॉइसेस दिखाओ, उसने कहा नहीं दिखा रही, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, ये तो बदमाशी है मैनेजमेंट की। इस पर आप एक्शन लोगे, इस पर आप एक्शन लेंगे। क्या एक्शन होगा अभी डिस्कस करेंगे उसको। और कोई सवाल। मजेदार सब्जेक्ट है ना ऑडिट, है या नहीं मजेदार? लोगों ने खामखा बदनाम किया हुआ है, ऑडिट तो इतना मुश्किल है, ऑडिट तो इतना वो है, यार मुझे तो सबसे अच्छा ऑडिट लगता है इसमें। आगे चलें। तो अब आपको कुछ बातें पता चल गई कि आप रीजनेबल अश्योरेंस से ज्यादा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आपने एज एन ऑडिटर कहा यार चलो अब मेरे पास तो क्या है ऑप्शन, रीजनेबल अश्योरेंस, मैं इसी में इक्तफा कर लेता हूँ। तो अब रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पर बात करें कि आप किस तरीके से रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी मैं आइजर 200 के अंदर ही हूँ। हाउ टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस आप किस तरीके से ले सकते हैं। रीजनेबल अश्योरेंस क्या है ये तो हमें पता चल गया है ना, कि हमारे लिए यही हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, हम जितना कुछ है इसी के अंदर काम करेंगे। रीजनेबल अश्योरेंस में आप क्या बात कहते हैं, आप कहते हैं कि मैंने जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट, सब कुछ ठीक है। क्या ये तो नहीं कहते ना गलती से, मैं कसम खा के कहता हूँ सब कुछ ठीक है, ऐसा तो नहीं कहते ना? बस अपने जुमले का ख्याल रखिएगा। रिपोर्ट के अंदर जब हम रिपोर्टिंग का सेक्शन पढ़ेंगे तो ये अल्फाज ही होते हैं आपके, जो गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा बना देंगे। ये एक अल्फाज होगा जिसकी वजह से आपकी पूरी रिपोर्ट चैलेंज कर सकता है एक बंदा आके। एक अल्फाज, सिर्फ एक अल्फाज। कल मैंने बात की थी ना ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर, कि अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं लिखा और लिखना था, या लिख दिया नहीं लिखना था, तो रिपोर्ट चैलेंज हो सकती है आपकी कि ये ऑडिट कैसा किया आपने। अब अगला सवाल उठा मेरा कि रीजनेबल अश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करते हैं। आए देखते हैं रीजनेबल अश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखिए रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहली शर्त तो इन्होंने मेरे सामने रखी कि सर एक ऑडिटर है कंपनी का, उसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो तो बाहर जाकर मुंह खोल देगा अपना कि मैंने तो देखा इस कंपनी में ये होने वाला है, शेयर खरीद लो फौरन से, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो अब एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको सही होना जरूरी है। मैनेजमेंट के गिरेबान तो बाद में पकड़ोगे ना, मैनेजमेंट ने गिरेबान से हाथ हटा के बोला अपना गिरेबान में झांको पहले, खुद तो तुम मेरे शेयर्स में ट्रेडिंग करते रहते हो, ये करते हो वो करते हो, क्या इज्जत रह जाएगी यार। ठीक है, सबसे पहले आपका जो कैरेक्टर है वो ठीक होना चाहिए। क्या मतलब है यहाँ पर कैरेक्टर ठीक होने से? एथिकल रिक्वायरमेंट्स, आपने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। एक ऑडिटर के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा कभी सोचा आपने क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा एथिकल बंदा कंसीडर किया जाता है मुआशरे के अंदर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एथिकल। एथिक्स हमने पढ़े कभी किसी पॉइंट पे? पढ़े? पढ़े क्या थे एथिक्स के वो 5 कंपोनेंट? इंडिपेंडेंट होना है, ऑब्जेक्टिव होना है, फ्री फ्रॉम बायस, कुछ भी, राज को राज रखना है, राज को राज रखना है, क्या कहते हैं उसको, राज को राज रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 5 कंपोनेंट्स। कोई बात नहीं, कोई भूल जाते हैं।
सबसे पहली चीज आपके पास है एक इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये वो 5 एलिमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर भी एथिक्स में पढ़ेंगे आगे जाकर। लेकिन लेकिन सिर्फ ये नहीं है, और मजीद बातें इसके अंदर। तो शुरुआत यहीं से होती है। जब भी कोई ऑडिटर दुनिया में आएगा तो सबसे पहले उसका इन 5 एलिमेंट से कंप्लाई करना जरूरी है। अच्छा, आप लोगों ने इसको कहाँ पे पढ़ा है? तो वहां पर क्या पढ़ा था? वहां पर जब आपने इस चीज को पढ़ा होगा तो वहां पर देखें, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं दो तरह से होती हैं, एक ऑडिटर की हैसियत से और एक अकाउंटेंट की हैसियत से। तो आपने उस वक्त जो पढ़ा था वो अकाउंटेंट की हैसियत से पढ़ा था। यहाँ पर आप किस हैसियत से पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, लेकिन जिम्मेदारी बदल जाएगी। जब आप अकाउंटेंट हैं तो आपको सिर्फ अपना काम ठीक करना है और आपके थ्रू कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। लेकिन जब आप ऑडिटर हैं तो फिर आपने हर चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट के ऊपर ये पूरी आवाम अपना डिसीजन लेने जा रही है। सोचें, अगर वो एक बात गलत हो गई तो उसकी वजह से करोड़ लोगों का नुकसान हो जाएगा। एक हिंट दे रहा हूँ, सत्यम कंपनी का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? सत्यम एक 2008 में आईटी कंपनी थी इंडिया के अंदर, जिसके पास कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैश था, और उसकी शेयर प्राइस पता नहीं उस वक्त की हाई पे थी। बहुत एक डेवलप्ड कंपनी थी आईटी की। उसका ऑडिटर था पीडब्ल्यूसी इंडिया, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट अनमॉडिफाइड गई थी। कुछ टाइम में पता चला था कि वहां पर एक अगर फ्रॉड हुआ, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हुआ क्या था कि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स में कोहराम मच गया था, लोगों ने सुसाइड कर ली थी। रातों रात लोगों की जो वेल्थ थी वो वाइप आउट हो गई थी, क्योंकि शेयर मार्केट क्रैश कर गई थी। सिर्फ ऑडिटर ने एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया था। वो बताऊंगा जब वो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया था। तो केस स्टडी पढ़िएगा सत्यम कंपनी की, कि ऑडिटर ने सिर्फ एक काम नहीं किया था, और उस एक काम की वजह से करोड़ों लोग रातों रात गरीब हो गए थे, कुछ लोगों ने सुसाइड्स कर ली थी। इतना बुरा वक्त आ गया था। क्या काम था? अभी उसकी अहमियत नहीं पता चलेगी ना, जब वो स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो आपको उसकी अहमियत नजर आएगी। अभी बता दो। जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा कि मैं फोन करके सप्लायर से पूछ लूंगा एज एन ऑडिटर, तो इसको ऑडिट की जुबान में कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। किसी बाहर वाले से कंफर्म करवाते हो। तो सत्यम कंपनी ने क्लेम किया था कि मेरे बैंक में $1 बिलियन पड़े हो। हकीकत में वो सिर्फ 700 या 70 मिलियन थे कुछ। सही है, मतलब कोई 900 मिलियन का फर्क था। अब सत्यम कंपनी ने ये बात क्लेम कर दी, तो ऑडिटर ने यूजुअली जैसे करते हैं, बैंक को एक कंफर्मेशन भेजी और बैंक से कंफर्मेशन रिसीव होती है। तो इस कंफर्मेशन के ऊपर काम कैसे करना है, यह आपको ऑडिट में एक स्टैंडर्ड है आईजा 505, एक्सटर्नल कंफर्मेशन गाइड करता है पूरी तरह। तो उसमें एक चीज होती है कि जब भी आपको कंफर्मेशन रिसीव होगी ना, तो वो बैंक ऑडिटर को डायरेक्टली भेजेगा, मतलब मैनेजमेंट के थ्रू नहीं आ सकती। बस उस पीडब्ल्यूसी इंडिया ने एक गलती कर दी। वो मैनेजमेंट लेटर जो था ना बैंक का, वो कौन ला के दे रहा था? मैनेजमेंट का बंदा। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या थी? मना करता, बोलता है वापस लेके जाओ, अपने बैंकर को बोलो मुझे डायरेक्टली मेल करें। उन्होंने ये हरकत की, और वो जब बैंक ने इनको भेजी, इन्होंने उसको चेंज करा और मुझे भेज दिया। मैंने कहा $1 बिलियन, वेरी गुड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। जब कुछ दिनों बाद पता चला कि ये तो फ्रॉड हुआ है, जब कमेटी खुली, इंक्वायरी की, तो ऑडिटर फंसा क्यों? इसलिए नहीं कि उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, इसलिए कि उसने अपने काम ईमानदारी से नहीं किया, उसने प्रोसीजर सारे परफॉर्म नहीं किए। सोचो, सिर्फ एक गलती थी। क्या गलती थी? कि मुझे डायरेक्ट रिसीव करनी थी, लेकिन और इसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो, एक गलती की वजह। सब सोचो आप कैसा काम करने जा रहे हो। इसीलिए इसीलिए ऑडिटर को कहा गया है कि आपने इंटेग्रिटी से काम लेना, आपने हमेशा सच बोलना है, आपने झूठ का काम नहीं करना, आपने गलत काम नहीं करना। दूसरी चीज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? कि ऑडिटर का मकसद क्या है? ऑडिट करना सही और अनबायस्ड होकर। तो इसके बीच में कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। लेट से उसकी बीवी वहां पर मैनेजमेंट में है, उसका भाई वहां पर है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट
नहीं देखना। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यूजुअली फर्म्स के पार्टनर हैं कब क्वालिफाई हुआ होंगे? कब? 6-7 साल? क्या हो गया भाई? मेरी फर्म का डायरेक्टर है, 18 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। तो मतलब 18। क्वालिफाई कब हुआ होगा पार्टनर? कितना पहले? डायरेक्टर 18 साल से है, मैं बता रहा हूँ। अब 2008 भी नहीं, ये सब 2000-1900 के क्वालिफाइड है। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले रिवाइज हुए। तो पार्टनर है, वही रिव्यू करता है, फाइनली वही रिपोर्ट साइन करता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस पार्टनर ने तो 1990 में ऑडिट पढ़ा था, उसको तो पता ही नहीं होगा आज के दौर का ऑडिट का। ऐसा हो सकता है? तो वो कहाँ से पढ़ेगा? वो तो क्वालिफाइड है, दोबारा देगा ऑडिट का पेपर। वो टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को अपडेट करता रहेगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की हैसियत से, एक ऑडिटर होने की हैसियत से अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएंगे। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते सर वो तो मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं था। आपने अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। बात समझ में आ रही है? चौथी जिम्मेदारी, चौथी एथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल बिहेवियर। सोचो एक एसीसीए का बच्चा पाया जाए लड़ता हुआ। सोचो एक एसीसीए का बच्चा है, वो लोगों को मारता फिर रहा है, लोगों से भत्ता ले रहा है, अच्छा लगेगा? वो एक राहुल हसन ने आपकी वो बिठा ली, क्या कहते हैं, कमेटी बना ली, और ये चेक कर रहा है कि ये बंदा है जिसने एसीसीए क्वालिफाई किया है और एसीसीए क्वालिफाई करके एफबीआई में बैठ के रिश्वत ले रहा है। अब बताओ, क्या ये अच्छा लगेगा? एसीसीए के ऊपर धब्बा नहीं बन जाएगा कि ये एसीसीए के बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं? प्रोफेशनल बिहेवियर, आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से आपके प्रोफेशन की बदनामी हो। और पांचवी चीज, कॉन्फिडेंशियलिटी, जिस पर हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कि आपके पास जो बातें हैं वो क्या है? अमानत है। वो क्या है? अमानत है। आपने उन बातों को डिस्क्लोज नहीं करना, ना किसी पर्सनल गैदरिंग में, ना किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। बस जहां जरूरत है वहीं पर उनको डिस्कस करेंगे एंड बात खत्म। क्लियर है? इसमें कोई सवाल? कर सकते। पॉलिटिक्स को सपोर्ट करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट करते करते एक बंदा होता है ना, आपने शायद एक लफ्ज पढ़ा हो कहीं पर, क्या नाम देते हैं मुझे, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है। अगर आप एक्सट्रीमिस्ट बनकर एक बंदे को समझ लो बस यही सब कुछ है, ये जो हुक्म दे मुझे सर काट देने किसी का, अगर आपके जहन में ये सोच डेवलप हो जाए और आप सही गलत का फैसला करना खत्म कर दें। पॉलिटिकली ओपिनियन रखना कोई गुनाह नहीं है। आप ओपिनियन दे सकते हो कि मेरी नजर में ये वाला पॉलिटिशियन अच्छा है, मेरी नजर में वो वाला पॉलिटिशियन अच्छा है, ये आपका हक है, तभी तो वोट देते हो। बिल्कुल, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपका हक है। ये आपका हक है। अब वो अलग बात है, पाकिस्तान में आप नहीं बोल सकते, पाकिस्तान में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पाकिस्तान में बोलोगे तो क्या होगा? क्या होगा? समझ में आई? और कोई सवाल? पाकिस्तान में बोलोगे तो उठा लिए जाओगे। सही है, आगे चलें। अगला सवाल, कोई और सवाल? नहीं। चलें जी, रीजनेबल एश्योरेंस में आपने एक चीज तो समझ ली, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। आप एज एन ऑडिटर तमीज तहजीब सीख गए। पहले हमने आपको तमीज तहजीब सिखाई, टाई शाई पहनाकर हमने आपको अच्छा सा खड़ा कर दिया। अब अगला काम, सीआईडी वाला दिमाग। सीआईडी देखा है किसी ने? कोई ऐसा जिसने ना देखा हो? कोई ऐसा जिसने ना देखा हो? बाहर निकल जाओ। सीआईडी नहीं देखा यार? मतलब बचपन कैसे गुजरा है? क्राइम पेट्रोल, सीआईडी। तो अब देखो यहाँ पर सीआईडी बहुत जरूरी है यार, मैं हर दफा ऑडिट में सीआईडी से एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। सीआईडी में कभी वो देखा है वो हर चीज में कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब वो कहता है ये बंदा मर गया है, सोचो कैसे मरा होगा, ये मरा होगा तो इसने ये किया होगा, इसका आखिरी का फोन रिकॉर्ड देखो। वो ऑडिट कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर भी आपने वो शक की जहन रखना है। मतलब अगर एक बंदा मरा है, उसका भाई सामने रो रहा है, तो आप उसको तसल्ली दोगे या आप क्या बोलोगे? कत्ल के वक्त तुम कहाँ थे? बोलेगा मेरा तो भाई है। अब फिर भी बताओ कहाँ थे? उसकी बीवी खड़ी है, आप ही बोलोगे अरे कोई बात नहीं भाभी ऐसा हो जाता है,
या आप बोलोगे आप कहाँ थी जब इसका कत्ल हुआ? आप किस किस पे शक कर सकते हो? सब सब पे शक। तो यही तो ऑडिटर का काम होता है, तभी तो ऑडिटर जलील होता है इधर मैनेजमेंट के सामने। अब मैं जो दूसरी चीज पढ़ाने जा रहा हूँ इसको हम लोग कहते हैं, एक मुश्किल लफ्ज है, इसको नोट कर लो भाई। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मुश्किल अल्फाज नोट कर लेना, वरना फंस जाओगे। ये अल्फाज नहीं याद आ रहे होंगे, जैसे अभी IS 8 याद नहीं आ रहा था ना थोड़ी देर पहले, तो ये अल्फाज भी नहीं याद आ रहे होंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मुश्किल लफ्ज है ना। स्केप्टिसिज्म आसान लफ्ज में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही जो AC प्रद्युमन कहता है ना थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ तो गड़बड़ है दया, शक करना। अ क्वेश्चनिंग माइंड, एक क्वेश्चनिंग माइंड। आप हर किसी पे शक करोगे, हर किसी को कहोगे यार ये अच्छा आदमी नहीं है, इसने ये गलत किया होगा, उसने वो गलत किया होगा। हर किसी पे शक करना इज नोन एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो जब एज एन ऑडिटर आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाओगे और एक बंदा आते ही आपसे बोलेगा अरे सर कैसे हैं आप, अच्छा लगा इतने दिन बाद आया, तो आप उसे ये बोलोगे कि सर बहुत अच्छा लगा, खैर खैरियत से आप? नहीं, आप शक करोगे इसने कोई फ्रॉड किया होगा तभी इतना मीठा बन रहा है ये, वरना आज से पहले तो चाय का नहीं पूछता, याद खाने पे लेके जा रहा है मुझे। बात समझ भाई? आपने हमेशा शक करना है। यहाँ पर मैं आपसे शक ही करवा रहा हूँ, हमें फिर बताएं। यहाँ हम सवाल पढ़ेंगे और उस सवाल में एक जुमला लिखा होगा, मैं आपको बोलूंगा कि शक, इसमें आपने शक करना है। तो व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। क्या मतलब, क्या बोलना चाहते हैं? करो मुझ पे शक, मेरा ऑडिट थोड़ी करने आयो भाई। मेरा ऑडिट थोड़ी करने आयो, मुझ पे शक करोगे? सही बात है, बिल्कुल शक करते हैं। इसके अलावा बीइंग, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने सिर्फ बंद इस वजह से किया था, मैं कर देता हूँ। मैंने बंद इसीलिए किया था कि आवाज क्लियर आ जाए आप लोगों को। नहीं बटन नहीं, रेगुलेटर बाहर निकालो, ये हैक है। देखो पूरे साल जो मैनेजमेंट यहाँ पे होती है उसको पता है फ्रॉड कैसे करना है, बंद कर दो। किससे? मेरे भाई, मुझे तुमने शायद देखा हो कि मैं कल से टिश्यू पेपर लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास में गर्मी इतनी होती है, मुझे पसीने आते हैं जब भी मैं क्लास। सबसे अच्छी यही है, इससे ऊपर जाओगे तो ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि वो छत, जहाँ ऐसे चल नहीं रहा था, ये आपके आने के बाद चला है, क्योंकि लाइट नहीं थी। प्रोजेक्टर के लिहाज से, प्रोजेक्टर के लिहाज से बाकी नीचे जो क्लास है, लेकिन मसला मैंने बताया ना AC का होता है, क्योंकि वो कॉर्नर की क्लासेस हो जाती है ना जितनी ज्यादा, उस पर धूप डायरेक्टली पड़ रही होती है। बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस जिसकी वजह से पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो। आप लोगों की अगली क्लास कितने बजे? क्या चीज? वीक डेज में भी होगा, वीक डेज में भी क्लासेस होंगी, अभी शुरू किया है बैच, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो। दोस्त कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही है? आपकी तैयारी के साथ कंप्लीट होगा। एग्जाम से 10 दिन पहले पूछूंगा, बताओ क्या अपडेट है। रिजल्ट के दिन नहीं, नहीं रिजल्ट तक नहीं बात आएगी, एग्जाम से 10 दिन पहले। चलें, तो अब सवाल उठा, हमारी वीकडेज में भी क्लासेस होंगी। वीकडेज का शेड्यूल मैं आपको अलग से आपके साथ शेयर कर देता कि वीकडेज में क्लास कब हो रही है, किस टाइम पे हो रही है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या हो रहा होता है? बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। क्या मतलब कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में वो सारी बातें आ जाती हैं कि आपको शक करना है किसी पे,
क्या मतलब? आप क्लाइंट को ऑडिट करेंगे, आपको हर चीज में शक कर रहे हैं, आपके जहन में सवाल चलते रहने चाहिए, आप उन कंडीशंस की तरफ तवज्जो दे रहे होंगे जो मिस स्टेटमेंट्स इंडिकेट कर रही होंगी, और इसके अलावा आप हर ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होंगे। हर ऑडिट एविडेंस को आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होंगे। इसके बाद अगली चीज, प्रोफेशनल जजमेंट। एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए आपके पास प्रोफेशनल जजमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको एक बात कही कि आप एस्टिमेट्स के ऊपर मैनेजमेंट को चैलेंज करने जा रहे हैं, तो अब एस्टिमेट्स इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आप उनको नहीं कह सकते कि आपने गलत किया, आपने वो सही किया, आपने ऐसे करना था, आपने वैसे करना था। तो इसको चैलेंज करने के लिए आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होनी जरूरी है। तो प्रोफेशनल जजमेंट है ये, और आपको हेल्प क्या करता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इन चार मरहलों से गुजरकर आपके पास क्या चीज ऑब्टेन हो जाती है? रीजनेबल अश्योरेंस। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल? सबसे मुश्किल इसमें ये दो बातें होती हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगा हमारा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसको मुझे ब्रैकेट में बताना है, एविडेंस। ये SAAE क्या है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये क्या है? ये पूरी कहानी है। अभी कहनी है एविडेंस, कि जो मैंने आपको कल समझाया था, आपने एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो यहाँ पर भी आपको जस्ट एविडेंस ऑब्टेन करना है। अब एक एविडेंस SAEE क्या कैसे बनता है, उस पर हम पूरी बहस करेंगे कि कैसे एक एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहलाया जाता है। इसके अलावा कोई सवाल? एक बार आज जो हमने चीजें पढ़ी, इनको बुक से देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी बुक में कौन सी बात कहाँ पर लिखी हुई है। मेरा आपको मशवरा यही होगा कि जब भी आप बुक एक बार रीड जरूर करनी है सबने, हम बुक रीड करेंगे, लेकिन जब भी आपको चीजें रिवाइज करनी हो तो आपको वो जो नोट्स मैं बना रहा हूँ साथ साथ, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। फिर इसके साथ मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर करूंगा जिसमें यही सारी बातें एक अच्छे से प्रेजेंट हुई हुई हैं और आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुक रीड करना छोड़ दें, बुक पढ़ना जरूरी है। एक ही बात है, बुक से मेरा मतलब वही है कि स्टडी अब जो भी आपको बेनिफिशियल लगे। मुझे ये ज्यादा बेनिफिशियल लगता है, तो इसीलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ। बाकी अगर आपको स्टडी अब बेनिफिशियल अपना लगता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। What is assurance? हमने सीखा, an assurance engagement is an engagement in which a practitioner obtains sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion to designed enhance degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation. What is assurance? Assurance is basically कि आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ओपिनियन देते हैं जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। कल हमने अश्योरेंस एंगेजमेंट और आज भी अश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट सीखे। ऑडिट की दुनिया, जैसे मैंने कहा, तो वो ऑडिट की दुनिया कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई? सबसे पहले थ्री पार्टी रिलेशनशिप। स्टॉप स्टॉप, अब पढ़ो यहाँ पर, वो चीज आपकी बुक में लिखी हुई किस नाम से? थ्री पार्टी इन्वॉल्वमेंट। उन थ्री पार्टी के अंदर सबसे पहले कौन आया था हमारे पास? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को यहाँ पर कहा जाता है इंटेंडेड यूजर। अब जरा गौर करना, शेयर होल्डर का टर्म स्पेसिफिकली किसके लिए रेलेवेंट है? एक ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है। इंटेंडेड यूजर आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, सही है? तो ये कुछ इनकी अपनी बनाई हुई टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इंटेंडेड यूजर कौन है मेरे लिए? शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर के बाद अगला बंदा कौन आया था दुनिया में? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यहाँ पर कौन है? द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट मैटर। और तीसरा बंदा कौन आया था फिर? प्रैक्टिशनर। इन सब के बाद मैनेजमेंट ने क्या बनाई थी?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पर क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट मैटर जिसका आप ऑडिट करने गए हैं उनको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी मर्जी से बनेंगी या किसी ना किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर बनेंगी, तो वो सूटेबल क्राइटेरिया कहलाता है। चौथी चीज, ऑडिटर आकर क्या करेगा? एविडेंस ऑब्टेन करेगा, उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और इन सब के बाद वो आकर में एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। अश्योरेंस एंगेजमेंट कितने तरह की होती है? अश्योरेंस एंगेजमेंट बेतहाशा होती है। बेतहाशा मतलब अज्यूम भी नहीं कर सकते आप। ऐसी ऐसी होती हैं कि आप सोचते रहेंगे ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। हम बहुत सारी नहीं पढ़ रहे, हम बेसिक वाली पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके आईएफआरएस के बराबर हैं या नहीं है। अश्योरेंस एंगेजमेंट, अश्योरेंस कितने तरह की होती है हमने सीखी। अश्योरेंस एक होती है एब्सोल्यूट, रीजनेबल और लिमिटेड। एब्सोल्यूट तो होती नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्या होती है? रीजनेबल और लिमिटेड। रीजनेबल हम नॉर्मली ऑडिट में यूज करते हैं और लिमिटेड हम नॉर्मली रिव्यू एंगेजमेंट में यूज कर रहे होते हैं, जिस पर हमने कल बात की थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रीजनेबल अश्योरेंस के अंदर ऑडिटर क्या कहता है? ऑडिटर कहता है भाई मेरी नजर में सब कुछ ठीक है, जो मैंने देखा वो सब कुछ ठीक है। लिमिटेड में वो क्या कहता है? यार जो मैंने देखा मुझे कुछ गलत नजर नहीं आया, उल्टी बात कर रहा हूं। तो इस चीज को कहते हैं नेगेटिव कंक्लूजन। और जो रीजनेबल अश्योरेंस में वो दे रहा होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव अश्योरेंस ओपिनियन। ठीक है, रीजनेबल आपके पास हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है और लिमिटेड आपके पास लोअर लेवल अश्योरेंस है। और ये हर जगह चलती भी नहीं है, बहुत लिमिटेड जगह चलती है, जैसे कि रिव्यू एंगेजमेंट में आपके पास। और इसमें आपको नीचे ड्राफ्टिंग बताई गई है कि कैसे आप एक रीजनेबल अश्योरेंस में ओपिनियन दे रहे होते हैं और कैसे आप लिमिटेड अश्योरेंस में ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, आज हमने कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा? मेनली आईएसआई 200, जो कि आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बता रहा होता है कि आपने ऑडिट किस तरीके से लेकर चलना है। वो सारी बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेंगी। ऑडिटर का मकसद क्या होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। फिर हमने मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां पढ़ी। इसमें एक चीज आ रही होती है, ट्रू एंड फेयर व्यू। हमने ये बात तो सीखी कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं बनी। लेकिन इसके साथ मैंने आपको एक और चीज बताई कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर भी रही है या नहीं कर रही। इसके ऊपर मैंने आज की क्लास में बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू से बात रिलेट करती है अगली क्लास के अंदर। क्योंकि अगली क्लास में जब मैं टॉपिक रेज करूंगा तो वहां पर मैं एक और रीजन भी बताऊंगा, एक ऐसी जगह जहां पर आप एज एन ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू का लफ्ज लिखने से मना कर दोगे। बोलोगे मैं ओपिनियन तो अनमॉडिफाइड दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनी है, लेकिन मैं ट्रू एंड फेयर व्यू का लफ्ज नहीं डालूंगा। ट्रू एंड फेयर व्यू की बात मैं उसके साथ करूंगा कि व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू और ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए आप क्या बातें कर रहे होते हैं। फिर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ऑडिटर की जिम्मेदारियां आ गई जो हमने सीखी। ऑडिटर की जरूरत क्यों पड़ती है एंड ऑडिट के बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपको यहाँ पर दिए गए। ऑडिट के बेनिफिट्स क्या हैं? आपकी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आप एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी कर सकते हैं, आपके रिस्क कम हो जाता है, फ्रॉड पकड़ सकते हैं अगर जिम्मेदारी नहीं है, शायद कोई फ्रॉड हो रहा हो तो आपके सामने आ जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसीज हैं तो वो निकल के आ जाती है। फिर इसके अलावा एक एक्सपेक्टेशन गैप आपको नजर आएगा। एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है कि जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट लेकर जाते हैं ना सामने, तो बहुत सारे लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये ऑडिटर तो फ्रॉड पकड़ेगा, क्या आपकी जिम्मेदारी है? तो इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप जिसमें आप ये बताते हैं कि भाई बात सुनो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो मेरी जिम्मेदारियां इसमें कुछ गैप है। और वो गैप क्या है? वो गैप ये है कि हमें लगता है, शेयर होल्डर्स को लगता है कि ऑडिटर शायद सारी की सारी ट्रांजैक्शन टेस्ट करेगा, लेकिन हम किस बेसिस पे काम कर रहे होते हैं? आई बिलीव दैट ऑडिटर विल डिटेक्ट ऑल फ्रॉड। क्या हमारी जिम्मेदारी है फ्रॉड पकड़ने की? क्योंकि मेरे लिए फ्रॉड क्या है? एक अदर इनहेरेंट लिमिटेशंस है। और आई बिलीव कि ऑडिटर जिम्मेदार है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का। क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, या उसकी जिम्मेदारी है उनका ऑडिट करना, उनको वेरीफाई करना?
ऑडिट की लिमिटेशंस क्या है? सर लिमिटेशंस से मुराद वही इनहेरेंट लिमिटेशंस जो अभी हमने पढ़ी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं शायद वो सही से काम ना कर रहे हो, मैनेजमेंट झूठ बोले, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे आपको, एविडेंस आपके पास परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। क्या डिफरेंस होता है परसुएसिव और कंक्लूसिव में? एग्जैक्टली कायल करने वाला होता है लेकिन हतमी नहीं होता। मतलब अगर आपको कोई एविडेंस मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस सब कुछ ठीक है, ये तो आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, गलत भी तो हो सकता है। फिर उसके अलावा डू नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस ओनली अ सैंपल्स आर टेस्टेड। तो वही इनहेरेंट लिमिटेशन जो हमने वहां पर पढ़ी हैं, यहाँ पर भी वही बातें लिखी हैं अल्फाज बदल के। इसके बाद रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट क्या होती है? रिव्यू एंगेजमेंट पता है कैसी है? अगर मैं आपको बताऊं, जब हम पूरा ऑडिट पढ़ लेंगे ना, अगर मैं ऑडिट पढ़ने के बाद आपको बोलूं कि ये ऑडिट में 50 चीज है, इसमें से 40 चीजों पर कट मार दो, तो 10 चीजें बची हैं, वो रिव्यू एंगेजमेंट। बात समझ में आई? तो रिव्यू एंगेजमेंट ऑडिट के बाद पढ़ने वाली चीजें हैं। रिव्यू एंगेजमेंट को डील करता है आईएसआरई 2400। रिव्यू एंगेजमेंट में आप कौन सी अश्योरेंस देते हो? लिमिटेड अश्योरेंस। आपको ये बात पता है? लिमिटेड अश्योरेंस आप इसके अंदर दे रहे होते हैं। रिव्यू एंगेजमेंट में क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं वो आपने अभी ऑडिट में भी नहीं पढ़े, तो रिव्यू में भी पढ़ने का अभी फायदा नहीं है, आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। एंड यहाँ पर ये चैप्टर कंक्लूड होता है जो बातें हमने पढ़ी। क्लियर हुई बात? इसमें कोई सवाल? जो चीजें आज हमने पढ़ी मैंने आपको बुक से भी चेक करवा दी, जो चीजें नहीं पढ़ी तो ये भी बता दिए कौन सी चीज हम कहाँ पढ़ रहे होंगे। रिव्यू एंगेजमेंट आज पढ़ने का फायदा नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आया। पहले ऑडिट समझ में आएगा तो रिव्यू समझ में आएगा। कोई सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।